तो यहाँ पे मैंने रचना की मदद से प्रिज्म बनाया है। प्रिज्म की एक सामने वाली आकृति बनाई है। तो प्रिज्म जो होता है उसकी 3 भुजाएं होती, 3 भुजा वाला मतलब ऐसे कांच का जैसे आयताकार टुकड़ा था ना, लंबघन था ना, कांच का घनाकार मतलब आकार का ये होता है। तो अंदर के भाग में तो पूरा कांच ही होता है और बाहर का भाग पूरा हवा है। तो हमें पता है कि प्रकाश का कोई जो किरण है वो प्रिज्म मतलब कांच के भाग में कांच के भाग में मतलब हल्के माध्यम में से भारी माध्यम में मतलब कम घनत्व वाले माध्यम में से ज़्यादा घनत्व वाले माध्यम में जाता है तो वो लंब की दिशा में अपवर्तन होता है ना। આપણને ખબર છે કે પાતળા માધ્યમમાંથી જાડા માધ્યમમાં કોઈ પ્રકાશનું કિરણ જાય તો તે લંબની દિશામાં વક્રીભવન પામે અને ફરીથી જાડા માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં જાય તો ફરીથી તે વક્રીભવન પામશે, પરંતુ એ લંબની દિશામાં વક્રીભવન નહીં પામશે, લંબથી થોડું दूर જશે, है ना। तो पहला આપણે સમજવાનું છે કે પ્રિઝમ કોણ क्या होता है। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे प्रिज्म कोण जो मैंने बनाया है वो 60 के माप वाला बनाया, मतलब कोई भी 2 भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 60 है। तो यहाँ पे प्रिज्म कोण कितना है, 60 है, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो अभी प्रकाश का कोई एक किरण लेता हूँ मैं। तो प्रकाश का जो किरण मैं लेता हूँ वो नीचे की तरफ से ही लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका अपवर्तन इस प्रकार होगा कि नीचे से करेंगे तो ही उसका सही जाएगा। तो अब नीचे की तरफ से एक प्रकाश का मैं किरण लेता हूँ। उस किरण को आपात किरण बोलते हैं, वो तो हमें पता है। और आपात किरण जो है वो जो सतह है उसके ऊपर जो मैं लंब बनाऊंगा, तो लंब के अगर लंब यहाँ पे अभिलंब बनाऊंगा तो लंब जो बनाऊंगा तो लंब के साथ वो जो कोण बनाएगा उसको कौन सा कोण बोलेंगे, आपात कोण बोलेंगे। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा, आपात कोण होगा। ठीक है। अभी हमें जैसे पता है कि हवा के माध्यम में से कांच के माध्यम में जाएगा तो वो किरण सीधा तो जाएगा नहीं, है ना। वैसे नॉर्मली सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा कांच यहाँ पे प्रिज्म रखा हुआ है, मतलब कांच का माध्यम आ गया तो वो मतलब ज़्यादा घनत्व वाला माध्यम आ गया तो वो लंब की दिशा में अपवर्तन करेगा और थोड़ा इस प्रकार से चला जाएगा। और इस प्रकार से चला जाने के बाद वापस यहाँ पे दूसरी सतह मिलती है और दूसरी सतह जो है वहाँ पे वापस हमें एक लंब बनाना पड़ेगा। तो हम वापस लंब बना देते हैं। यहाँ पे लंब कुछ ऐसा बन रहा है ना। चलो अभी यहाँ पे भी कोण बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, 2 जगह पे वैसे तो कोण बन रहे हैं। यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है। अभी पतले माध्यम में से मोटे माध्यम में गया, मतलब कम घनत्व वाले माध्यम में से ज़्यादा घनत्व वाले माध्यम में गया। अभी ज़्यादा घनत्व वाले माध्यम में से कम घनत्व वाले माध्यम में जा रहा है ना। इसलिए वो लंब की दिशा में नहीं जाएगा, लंब की दिशा से थोड़ा दूर जाएगा। एक्चुअली उसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, वो लंब से थोड़ा दूर भागेगा और इस प्रकार नीचे की ओर जाएगा। तो नीचे की ओर जाएगा तो वहाँ पे वापस अपवर्तन हो जाएगा। तो ये बाहर निकलने वाला किरण है तो उसको निर्गमन किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गमन किरण। और वो लंब के साथ जो कोण बनाएगा, लंब के साथ जो कोण बना रहा है उसको निर्गमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गमन कोण, इसको निर्गमन कोण बोलेंगे। ठीक है। अभी एक और कोण को हमें ध्यान में लेना है, वो कोण है विचलन कोण, है ना। ये जो किरण आपात कर रहे थे ये आपात किरण और ये निर्गमन किरण दोनों के बीच का कौन सा कोण है। तो यहाँ पे तो दोनों के बीच में कोई कोण बन ही नहीं रहा है, तो हम बना देते हैं ज़बरदस्ती मिला के, है ना। तो ज़बरदस्ती मिला के इसको सीधा लेके जाएंगे और इसको ऐसे पीछे की ओर लेके जाएंगे
और उन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, उन दोनों के बीच में यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, उसे कौन सा कोण बोलेंगे? विचलन कोण। ये आपने सीखा हुआ था 8वीं कक्षा में। ठीक है, तो आपात कोण, निर्गमन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण, है ना। प्रिज्म कोण जो है ना और विचलन कोण जो है ना, विचलन कोण हमेशा प्रिज्म कोण से तो बड़ा ही होता है। ठीक है, क्योंकि अंदर के भाग में है। क्लियर? तो ये आकृति समझ लो और बना लो। ठीक है, तो आप लोगों ने आकृति तो बना ली। आकृति बना ली है तो मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे ABCEGF नाम दे दिया है। वो क्यों दिया है? वो नाम तो देना ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ हमें बतानी है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आपात कोण है इसको मैं आई नाम दे देता हूँ। निर्गमन कोण है उसको मैं इमेज बन रहा है वहाँ पे, इमेज मतलब वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसको ई नाम दे देता हूँ। यहाँ पे बीच में जो कोण बन रहे हैं ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको मैं आर नाम दे देता हूँ, क्योंकि वो हमारा अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण मतलब वक्रीभवन कोण। दोनों सेम ही होगा। अपवर्तन कोण या वक्रीभवन कोण, वो दोनों सेम ही होगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे ए पे जो कोण बन रहा है मतलब हमारा प्रिज्म कोण, ए पे तो प्रिज्म कोण है ना, ये प्रिज्म कोण है, 60 का बनाया था हमने। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी और ये जो वाला जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे बाहर की साइड में जो कोण बन रहा है, दिख रहा है बाहर की साइड में, उसको मैं नाम देता हूँ डी। अभी यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, एक संबंध बन रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बाहर की ओर दिखा के बता देता हूँ, ये डी है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है ये कि आपका जो आई है मतलब आपात कोण और ई जो है मतलब निर्गमन कोण, उन दोनों का टोटल करो, आई प्लस ई, तो कितना मिलेगा? तो ए प्लस डी जितना मिलेगा। कितना मिलेगा? ए प्लस डी जितना मिलेगा। ये आपको याद रखना होगा, है ना। वो आपको कैलकुलेशन में काम आएगा। वो भौमितिक दृष्टि से बहुत प्रैक्टिस मतलब कोशिश करने के बाद ये सूत्र मतलब इसके जो वैज्ञानिक होते हैं उन लोगों ने ये प्राप्त किया है। हम भी ये प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी टाइम कम है। तो ये सूत्र बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है आई और ई, ए और डी के बीच में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लो। अब हम देखेंगे कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब वाइट लाइट का, वाइट प्रकाश के किरण का, है ना। वो तो वाइट प्रकाश के किरण के अंदर हमने पता है कि बहुत सारे रंग समाविष्ट होते हैं, है ना। असंख्य रंग को हम उसमें से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन सबको अलग अलग करना हमारी नॉर्मल आँखों के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उसको अलग अलग नॉर्मली हमारी पहचान के 7 रंगों में उसको देख सकते हैं, है ना। जैसे कि मेघधनुष्य को देख सकते हैं अलग अलग रंगों में, है ना। तो इसी प्रकार प्रिज्म के द्वारा उस श्वेत प्रकाश में से 7 रंगों का विभाजन हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के अलग अलग दृश्य प्रकाश के जो रंग है वो 7 मतलब ये जो 7 रंग हम सीखेंगे वो दृश्य प्रकाश के रंग है ना। और श्वेत प्रकाश उन सभी का समूह है, मतलब सभी को मिला देंगे तो वो श्वेत प्रकाश बनेगा। ठीक है, तो उसको अलग अलग विभाजन करेंगे तो 7 अलग अलग रंग प्राप्त होंगे। लेकिन विभाजन करेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें पता है कि सभी रंग की तरंग लंबाई, सभी रंग की तरंग दैर्ध्य कम ज़्यादा है ना। तो उसकी वजह से सबका वक्री भवनांक, सभी रंग का प्रकाश का वेग, सभी रंग के प्रकाश का वेग, गति, वो भी कम ज़्यादा है। और कम ज़्यादा होने की वजह से उसका अपवर्तनांक, उसका वक्री भवनांक, सब प्रकाश मतलब प्रकाश का गति की वजह से अपवर्तन वो कम ज़्यादा होता है ना। तो जो प्रकाश की गति, जिसकी प्रकाश की गति ज़्यादा है ना, तो जिसकी प्रकाश की गति ज़्यादा है वो कम अपवर्तन होगा, और जिसकी प्रकाश की गति कम है वो ज़्यादा अपवर्तन होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति है लाल रंग की, और लास्ट में वायोलेट मतलब बैंगनी मतलब गुजराती में जांबली रंगनी।
है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे श्वेत प्रकाश की जगह ब्लैक कलर का पेन ले रहा हूँ, क्योंकि श्वेत प्रकाश का तो दिखेगा नहीं इसमें, है ना। तो श्वेत प्रकाश का नीचे से ऐसे ऊपर क्रॉस में एक किरण दाखिल करूँगा। ये एक किरण दाखिल करने के बाद उसके अंदर जिसका अपवर्तन कम होगा वो ऊपर की ओर थोड़ा सा क्रॉस होगा, मतलब कम अपवर्तन होगा, और बैंगनी रंग जैसा कलर होगा उसका अपवर्तन थोड़ा ज़्यादा होगा। और इस प्रकार ये मतलब इसके अंदर बीच में बहुत सारे रंग को विभाजन हम देख सकते हैं, और बाद में वापस इसका अपवर्तन वापस ज़्यादा होगा और इसका अपवर्तन वापस कम होगा। तो इसके बीच में अगर यहाँ पे हम सामने की ओर पर्दा रख दें तो पर्दे पे हमें 7 रंग का पट्टा दिखाई देगा, पट्टियाँ दिखाई देगी, है ना। पहले रेड होगा, उसके बाद मतलब ऑरेंज होगा, उसके बाद पीला होगा, उसके बाद ग्रीन होगा, उसके बाद क्या होगा, आसमानी होगा, आसमानी के बाद नीला होगा, और नीले के बाद लास्ट में बैंगनी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास 4 रंग है, तो 4 रंग मैंने बता दिए, लास्ट में बैंगनी होगा। ठीक है, बैंगनी मतलब वायोलेट मतलब जांबली। गुजराती में जानी वाली पीनारा आप याद रख सकते हो, और इंग्लिश में VIBGYOR, है ना, VIBGYOR, या फिर जानी वाली पीनारा, है ना। आर देखो यहाँ पे R फॉर रेड है, O फॉर ऑरेंज है, Y फॉर येलो है, G फॉर ग्रीन है, B फॉर ब्लू है, I फॉर इंडिगो और V फॉर वायोलेट। ठीक है, जांबली मतलब बैंगनी, नी फॉर नीला, वा फॉर आसमानी, हरा, पीला, नारंगी मतलब ऑरेंज, इसको क्या बोलते हैं, ऑरेंज को क्या बोलते हैं, नारंगी। हाँ सर। और लाल को लाल बोलते हैं, यहाँ पे भी लाल बोलते हैं, कोई रातो बोलते हैं गुजराती में, काठियावाड़ी में, तो यहाँ पे लाल भी लिख सकते हैं गुजराती में, जानी वाली पीनाला ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप आकृति बना लीजिए, आपको पेंसिल से ही बनानी है, आपको अलग अलग रंग का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, बनाइए आकृति। तो प्रिज्म की मदद से हमने एक वाइट प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण में से विभाजन करके उसकी प्रकाश की किरणों को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर दिया, मतलब 7 रंग में उसको अलग अलग विभाजित होते हुए देख पाते हैं। वैसे उसके बीच में देखा जाए तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से हम 7 रंग को देख सकते हैं, है ना। अभी ये 7 रंगों का वापस विभाजन करके क्या वाइट रंग पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, तो किसकी मदद से करेंगे, किसकी मदद से करेंगे, बोलो बोलो। उसमें भी प्रिज्म का ही उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, प्रिज्म का, है ना। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसमें एक दूसरे प्रिज्म का उपयोग करेंगे, तो मैं दूसरा प्रिज्म ले लेता हूँ। दूसरे प्रिज्म को उल्टा ले लेता हूँ। कैसा ले लेता हूँ, उल्टा। और इस उल्टे प्रिज्म को यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे। ये प्रिज्म को उल्टा मैंने ले लिया, उल्टा रख दिया। अभी मैं बीच वाले सभी किरणों को निकाल देता हूँ और बाद में वापस आपको समझाता हूँ। चलो, तो एक्चुअली हमारा जो बैंगनी रंग का लास्ट वाला किरण था वो कुछ ऐसे जा रहा था,
वो कुछ ऐसे जा रहा था, और लाल रंग का जो किरण था सबसे ऊपर वो कुछ ऐसे जा रहा था। अभी जैसे कि पतले माध्यम में से मोटे माध्यम में जा रहे किरण, तो जो लाल रंग तो कम अपवर्तन होता है, तो लाल रंग का कम अपवर्तन होगा और वो सीधा जाने की वजह थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्रॉस होगा, है ना। जबकि जो बैंगनी मतलब जांबली रंग है, वायोलेट है, उसका तो पतले माध्यम में से मोटे माध्यम में जाएगा, सीधा जा सकता था, लेकिन वो ज़्यादा अपवर्तन होगा। ठीक है, और ये दोनों किरणें यहाँ पे मिलेगी। ये किरण जो मैंने ली है लाल वाली, उसको भी मैं थोड़ा अंदर की ओर कर देता हूँ। उसका कम अपवर्तन हुआ और इसका ज़्यादा अपवर्तन हुआ। और अब ये दोनों किरणें वापस लाल रंग जब बाहर निकलेगी, निर्गमित होगी, तो लाल रंग का जो किरण है वो वापस थोड़ा अपवर्तन होगा, सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा अपवर्तन होगा। और ब्लू रंग का जो मतलब बैंगनी रंग का जो है वो भी थोड़ा अपवर्तन होगा, लेकिन दोनों एक ही दिशा में मिलेंगे और वो श्वेत प्रकाश देंगे। कौन सा प्रकाश का किरण देंगे? वहीं पे से एक हमें श्वेत प्रकाश का किरण मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया श्वेत प्रकाश। तो इस प्रकार प्रिज्म की सहायता से हम उसका प्रकाश के रंगों का विभाजन भी कर सकते हैं और उसको जोड़ भी सकते हैं, मतलब संयोजन भी कर सकते हैं। विभाजन और संयोजन दोनों ही प्रिज्म की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पर्दा रखेंगे तो यहाँ पे पर्दे पे कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा? सफ़ेद पट्टा दिखाई पड़ेगा प्रकाश का। कौन सा? क्योंकि बाहर सभी रंग का विभाजन होके वापस संयोजन हो चुका है, वो यहाँ पे पर्दे पे दिखाई देगा कि श्वेत है, मतलब संयोजन हो चुका है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो जैसा कि अपवर्तन के बारे में हमें इतना पता है कि वो कम मतलब पतले माध्यम में से मोटे माध्यम में जाता है, तो वो लंब की दिशा में अपवर्तन करता है। मतलब कम घनत्व वाले में से ज़्यादा घनत्व वाले में जाता है तो वो लंब की दिशा में अपवर्तन करता है, और ज़्यादा घनत्व वाले में से कम घनत्व वाले में जाता है तो वो लंब से विपरीत दिशा में जाता है ना। तो ऐसा केवल कांच या ऐसी ज़रूरी जगह पे है ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। वातावरण होता है ना, हवा का वातावरण, हवा के वातावरण में भी अलग अलग वायु जो होता है ना, हवा, तो हवा के अंदर भी हवा मतलब उसका कम घनत्व और ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। किस प्रकार? जैसे मैं बताऊं कि आपने कभी पेट्रोल तो भरवाया होगा, देखा होगा पेट्रोल भरवाते हुए। तो जब वो पेट्रोल भरवाता है तो वहाँ पे टंकी का जो होल होता है वहाँ से पेट्रोल में से थोड़ा थोड़ा धुआं जैसा निकलता है ना। तो वो धुआं जैसा निकलता है, वो सामान्य हवा से उसके जो कण होते हैं वो कम घनत्व वाले होते हैं, है ना। तो वो कम घनत्व वाले होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे उसके पीछे वाला भाग थोड़ा हिलता डुलता दिखाई देता है, मतलब उसके पीछे वाला भाग आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको लगेगा मतलब धुआं जैसा नहीं होता है, वहाँ पे ऐसा दिखता है कि उसके पीछे वाला भाग वहाँ धुएं मतलब वो हिलता हुआ दिखाई देगा, है ना। इसी तरह कभी ज्वाला मतलब अग्नि ज्वाળા, अगन ज्वाળા, बराबर। अग्निની જ્વાળા હોય, હે, ગરમ ધુમાડા જેવું નીકળતું હોય પણ ધુમાડો ના હોય, ધુમાડા જેવું ત્યાંથી આમ નીકળતું હોય, તો એની પાછળનો ભાગ પણ આપણને હલતો હોય એવું દેખાતું હોય, है ना। એનું કારણ શું કે એ જે હવા ગરમ हवा હોય ને, गरम जो हवा होती है ना वो कम घनत्व वाली होती है, और कम घनत्व वाली में से निकलते हुए किरण आपकी आंख में जब आएंगे तो उसके बीच में वापस ज़्यादा घनत्व वाली सामान्य हवा आ जाएगी, है ना। वराड़ मतलब बाप, है ना, बाष्प, बाष्प जो है वो कम घनत्व वाली होती है। ठीक है, तो उसकी गर्म हवा
ज़्यादा पतली होती है, कम घनत्व वाली होती है, तो वहाँ पे भी अपवर्तन होता है। इसी तरह जब हम दूर रास्ते पे जाते हैं, है ना, तो दोपहर के समय पे रोड जो होता है, तो रोड एकदम धूप की वजह से गर्म हो जाता है। तो रोड तो गर्म हो जाता है धूप की वजह से, तो उसके नज़दीक वाला जो भाग है, रोड के नज़दीक वाला जो भाग है, वहाँ पे जो हवा है वो गर्मी की वजह से कैसी हो जाती है, कम घनत्व वाली हो जाती है। ये सब कम घनत्व वाली हो जाती है। और ऊपर की हवा थोड़ी ज़्यादा घनत्व वाली होती है, नॉर्मल, उसकी ऊपर की हवा और ज़्यादा घनत्व वाली होती है। तो इसका कम घनत्व, ज़्यादा घनत्व, ज़्यादा घनत्व, उसकी वजह से भी हमें अपवर्तन की बहुत सारी घटनाएं दिखाई देती है। इसके अलावा हम पृथ्वी की दूर तक जाके देखें तो हमें तारे दिखते हैं ना, तारे, सितारे, आसमान में तारे दिखते हैं ना, वो टिमटिमाते हैं, पता है ना, टिमटिमाते हैं। वो एक्चुअल में वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो तो ये जलवायु मतलब वातावरण की वजह से, वातावरण में जो हवा के माध्यम अलग अलग होते हैं, हवा के अलग अलग माध्यमों के स्तर बन जाते हैं, कम घनत्व, ज़्यादा घनत्व, है ना। तो पृथ्वी जो है तो उस वहाँ पे तो वातावरण है, लेकिन पृथ्वी के बाहर बहुत दूर तक जाएंगे तो वहाँ पे वातावरण नहीं होगा, शून्यावकाश हो जाएगा, मतलब निर्यात हो जाएगा। तो वहाँ पे तो एकदम घनत्व नहीं है, तो वहाँ पे तो प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे हवा के वातावरण के स्तर बन जाते हैं बीच में, और बाद में वहाँ पे बिल्कुल स्तर नहीं रहता जब शून्यावकाश होता है। तो वहाँ पे भी बहुत सारा अपवर्तन होने की वजह से बहुत सारे जगह पे अपवर्तन बार बार बदलता जाता है ना। ये हवा का स्तर का सीधा हमेशा ऐसा नहीं रहता, कभी ये हवा का स्तर थोड़ा नीचे चला जाता है, कभी ये ऊपर चला जाता है ना। समझ लो कि ये स्तर है तो कभी पतला माध्यम थोड़ा कम हो जाता है, कभी पतला माध्यम ज़्यादा हो जाता है, कभी नीचे वाला पतला माध्यम कम ज़्यादा हो जाता है। तो हमको जो आसमान में जो तारे दिखाई पड़ते हैं वो भी थोड़ा एक ही स्थान पे नहीं दिखा पड़ते, थोड़े थोड़े इधर उधर होते रहते हैं, ऐसा लगता है। तो वो भी तारा का टिमटिमाना भी जलवायु की क्रिया, मतलब वातावरण की क्रिया, वातावरण के जो अपवर्तन है उसकी वजह से ही होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार समंदर की जो पानी होता है समंदर के ऊपर, उसके ऊपर भी कभी कभी ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। तो ये सब जलवायु के अपवर्तन के द्वारा, मतलब वातावरण की वजह से जो वक्रीभवन होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है।